जय हिंद सिपाही बाबू। पिछली वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मज़ा तो आ ही गया होगा पिछली वीडियो में। चलो आज की वीडियो वापस से करेंगे। आज थोड़े से हार्ड लेवल के इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब इग्नोर नहीं करना, हार्ड लेवल के सवाल हैं तो ज़रूर कर लेना एक बार, क्योंकि ये 30 सवाल करने के बाद आपको पता चलेगा कि कितने पानी में हो आप। समझ गए कितने पानी में हो, ये 30 सवाल आपको बता देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक किले को जीतते समय एक बारूद विस्फोट में हुई थी। देखो यूपी में ही शेर शाह सूरी भी मतलब मिट्टी में मिल गए, एक तरीके से कह सकते हैं कि शेर शाह सूरी की मृत्यु जो है ये उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक किले को जीतते समय एक बारूद विस्फोट में हुई। भाई ये बहुत खतरनाक योद्धा था शेर शाह सूरी, सच में। मतलब हुमायूं को है ना, अकबर के बाप को भगा दिया था, भारत छोड़ने पे मजबूर कर दिया था। हल्के में मत लेना ये शेर शाह सूरी को, समझ गए। तो ये भाई कलिंजर का किला जब जीत रहे थे ना, कलिंजर का किला, तो एक बारूद विस्फोट हुआ और इनका देहांत हो गया, मतलब मृत्यु हो गई शेर शाह सूरी की। ऐसा समझ लो कलिंजर का किला जीतते समय। ये कलिंजर का किला नाम से ही दिख रहा है कि कलिंजर है, मतलब कलिंजर नाम ही खतरनाक दिख रहा है, तो फिर आगे क्या कहें। समझ गए। ये सवाल याद कर लेना, मजाक मस्ती बाद में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि लखनऊ के बाड़ा इमाम बाड़ा की छत बिना खंभों के बनी है, इसे किसने बनवाया था। ये जो लखनऊ की बाड़ा इमाम बाड़ा की छत है ना, ये बिना खंभों की बनी है, तो इसे किसने बनवाया था। ऑप्शन ए वाजिद अली शाह, बी नवाब आसफुद्दौला, सी है सादात अली खान और डी है सुजाउद्दौला। कमेंट करो कि लखनऊ के बाड़ा इमाम बाड़ा को किसने बनवाया था। और ये बिना छत, बिना मतलब छत की तो कैसे रहेगी, बिना खंभों की है, ये एक अच्छी चीज़ पता चली है। तो ये कमेंट करो बताओ। तो इसे बनवाया भाई नवाब आसफुद्दौला ने। किसने? नवाब आसफुद्दौला ने ये बाड़ा इमाम बाड़ा बनवाया है। इस सवाल पे लगा लो स्टार, क्योंकि लखनऊ में आधे से ज़्यादा लोग यही देखने आते हैं। बाड़ा इमाम बाड़ा हो गया, एकाना स्टेडियम देखने आते हैं, एक तो लखनऊ की बिरयानी खाने आते हैं, थोड़ा सा यही सब घूमने फिरने आते हैं। ठीक है, लखनऊ में ताजमहल तो है नहीं, तो ये जो बाड़ा इमाम बाड़ा है ना, ये बहुत बड़ा ये टूरिस्ट का अट्रैक्शन है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी और इत्र नगरी दोनों के लिए प्रसिद्ध है। हर्षवर्धन का ऐसा कौन सा शहर है, मतलब ऐसा कौन सा शहर है जो राजा हर्षवर्धन की राजधानी भी रही और इत्र नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऑप्शन है जौनपुर, बी कनौज, सी श्रावस्ती, डी मथुरा। अब जिन्होंने इत्र नगरी देख लिया होगा वो तो पहचान ही गए होंगे कि भाई और किसी की नहीं, हमारे कनौज की बात हो रही है। लेकिन कनौज जो है ना, ये हर्षवर्धन की राजधानी भी है, ये चीज़ अच्छे से याद कर लेना। ये इस सवाल में कुछ नया है, ये हमेशा की तरह वही इत्र नगरी वाला सवाल नहीं है। ये हर्षवर्धन की राजधानी थी कनौज। अगर ये इत्र नगरी नहीं लाता तो आधे से ज़्यादा लोग गलत कर देते। ठीक है, अब मैं से पूछ लूँ कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी के लिए प्रसिद्ध है, तो आधे लोग कन्फ्यूज हो गए। लेकिन वहीं इत्र नगरी साथ में आ गया तो आपको आंसर दिख गया। तो ऐसे याद किया करो कि हर्षवर्धन की राजधानी भी कनौज है, राजा जयचंद्र की राजधानी भी कनौज है, और ये आपका इत्र नगरी भी है। ठीक है, 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने किस स्थान से कमान संभाली थी। चौथा सवाल यही कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने किस स्थान से कमान संभाली थी। ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी बिठूर और डी है आपका बी और सी दोनों। कमेंट करके बताओ कि 1857 की क्रांति में नाना साहब जो थे इन्होंने कौन सी कमान संभाली थी, कहाँ से कमान संभाली थी। तो इन्होंने कमान संभाली थी भाई आपके बी और सी दोनों, मतलब कि कानपुर और बिठौर दोनों की कमान नाना साहब ने संभाली थी 1857 के विद्रोह के समय। 1857 में अंग्रेजों की हालत पस्त हो गई थी, संभालते संभालते हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए थे। समझ गए, क्योंकि भाई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे तो कोई भी एक हो जाएगा, यही यही मेन रीज़न था। अब आगे बढ़ने से पहले एक मेरा भी भावना और रिक्वेस्ट है कि लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितने लोग नए आए हो, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे मिलता है सपोर्ट। ठीक है, और जब मुझे मिलता है सपोर्ट मैं और अच्छे अच्छे सवाल लाता हूँ। आपसे लग रहा है डर, 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था। दिया था तो सारनाथ में, लेकिन अब वो सारनाथ यहाँ दिख नहीं रहा है। ऑप्शन है कुशीनगर, बी वाराणसी, सी संकीसा, डी है कौशाम्बी। आप लोग टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, ये भूलना मत। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था उसका नाम भी देख लो, धर्मचक्र प्रवर्तन, ये उपदेश था पहला उनका। और ये दिया था उन्होंने सारनाथ, और सारनाथ है कहाँ पे, बनारस में है। और कहाँ पे सारनाथ, कहाँ पे, बनारस में। ठीक है, सारनाथ वाराणसी में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, वैसे आपका एग्ज़ाम तो 2026 में है ना, एग्ज़ाम तो 2026 में आप लोगों का होमगार्ड का, लेकिन 26 में तो दुनिया ख़त्म है, तो पढ़ के क्या करोगे, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के किस नदी पर बना है। माता टीला बांध जो है ये उत्तर प्रदेश की किस नदी पर बना है। ऑप्शन है चंबल, बी केन, सी बेतवा, डी है सोन। बताओ माता टीला बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर बना है। आधे लोग छोड़ के निकल गए, 26 में दुनिया खत्म है, पढ़ के क्या होगा, सब होमगार्ड बन जाएंगे भगवान के पास जाकर के। अब
तो ये बना है भाई बेतवा नदी पे। कहाँ पे? बेतवा नदी पे बना है माता टीला बांध। अच्छे से याद कर लेना, माता टीला बांध कहाँ पे बना है? बेतवा पे। नहीं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, 26 में एग्जाम है, लेकिन भाई 26 में तो दुनिया खत्म है, ऐसा सुनने को मिलता है। तो फिर ये मजाक की बात थोड़ी है, सीरियस होने का सवाल है ये चीज़। ठीक है, आपके होमगार्ड से ज़्यादा जरूरी तो ये है कि अब पता लगाया जाए कि 26 में दुनिया खत्म होनी है कि नहीं। दो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यूरेनियम के समिति भंडार के लिए जाना जाता है? सीमित, समिति बोल दिया, सीमित सीमित। ठीक है, अब वो 26 में दुनिया खत्म है इसलिए जबान फिसल जाती है कभी कभी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यूरेनियम के सीमित भंडार के लिए जाना जाता है? अब यूरेनियम का सीमित भंडार कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में? तो वो भाई आपके कहाँ पे है बताओ जल्दी से, क्या लगता है? सोनभद्र? नहीं नहीं, ललितपुर है इस बार ललितपुत्र नहीं, ललितपुर है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यूरेनियम के सीमित भंडार के लिए जाना जाता है? सीमित है, अनलिमिटेड नहीं है, जियो और एयरटेल के कॉल की तरह, है ना। तो वो है ललितपुर। जियो ने ही अनलिमिटेड का प्रचलन शुरू किया है और आजकल इंटरनेट सही से नहीं दे रहे हैं जियो वाले भाई, थोड़ा सा सुधार करो। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल और बिहार दोनों से सीमा साझा करता है? चलो बताओ कौन सा जिला ऐसा है जो नेपाल और बिहार दोनों से अपना सीमा साझा कर रहे हैं? ऑप्शन ए महाराजगंज, बी बलरामपुर, सी सिद्धार्थनगर, डी कुशीनगर। कमेंट करो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल और बिहार दोनों से सीमा साझा करता है? तो वो और कोई जिला नहीं बल्कि महाराजगंज जिला है। कौन सा? महाराजगंज। महाराजगंज, नाम में ही महाराजा वाली फीलिंग आ रही है, महाराजगंज जिला। ठीक है, ये नेपाल और बिहार दोनों से सीमा साझा करता है। आओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या कहता है कि फुलहर झील, ध्यान से देख लो नाम, जिससे गोमती नदी निकलती है। एक सवाल लो बन गया, बताओ गोमती नदी कहाँ से निकलती है? फुलहर झील। तो ये फुलहर झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन लखीमपुर खीरी, बी पीलीभीत, सी शाहजहाँपुर और डी है सीतापुर। तो फुलहर झील आपकी कहाँ स्थित है? फुलहर झील भाई आपकी पीलीभीत में है। कहाँ पे? पीलीभीत में। पीलीभीत में क्या है? फुलहर झील, वहाँ से निकलती है गोमती और गोमती के किनारे बसा आपका राजधानी लखनऊ। 4-5 सवाल एक साथ कवर हो गए। पीलीभीत में पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है, पीलीभीत में आपका फुलहर झील भी है, और वो फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी। गोमती नदी आपके किनारे है, गोमती नदी के किनारे बसा है लखनऊ, और ये गोमती नदी जा करके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, बहुत बड़ा था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? थारू जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती हैं? ऑप्शन ए तराई क्षेत्र, बी बुंदेलखंड, सी मैदानी भाग, डी है पठारी भाग। बताओ थारू जनजाति के लोग ज़्यादातर यूपी में कहाँ रहते हैं? तो थारू जनजाति के जो लोग हैं ना ज़्यादातर तराई क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ पे? तराई क्षेत्र में थारू जनजाति के लोग रहते हैं। ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको इग्नोर मत करना, ये लगा लो स्टार आप लोग इस सवाल पे। थारू जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में। ओके, 10th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 10 सवाल हो गए। 10 सवाल में से कितना सही किए हो यहीं कमेंट करो। बढ़ेंगे 11 नंबर सवाल पे। 11 नंबर सवाल क्या कहता है कि लकड़ी पर नकाशी यानी कि वुड कार्विंग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? लकड़ी पर नकाशी बनाने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मुरादाबाद, बी सहारनपुर, सी बरेली, डी बिजनौर। कमेंट करो कि लकड़ी पर नकाशी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो लकड़ी पर नकाशी के लिए भाई आपका सहारनपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, सहारनपुर आपका है, गोरखपुर मेरा है। ठीक है, तो सहारनपुर क्या है? प्रसिद्ध है लकड़ी पर नक्काशी बनाने के लिए। सवाल को इग्नोर मत करना, क्योंकि कालीन के लिए भदोही हो गया तो लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर हो गया, इसको इग्नोर मत करना। ट्रेन को तो आना ही था, जितना अच्छा सवाल आ गया। तो ट्रेन की आवाज़ को इग्नोर करना। और वुड कार्विंग के लिए कौन सा शहर फेमस है? सहारनपुर, इस पर ध्यान देना। ठीक है, ट्रेन आती जाती रहती है, आपके घर के आसपास भी बहुत होंगी, तो ये कोई नई बात नहीं है, सवाल नए नए हैं अच्छे अच्छे। ब्लैक पॉटरी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ब्लैक पॉटरी के लिए मतलब ब्लैक पॉटरी मतलब मान सकते हो कि काली मिट्टी से कुछ बना दिया, काली मिट्टी का, जैसे मिट्टी के दिए ही हम जानते हैं, दिया हो गया, भरुकी हो गया, कोसा हो गया, ये सब लोकल भाषा में बोलते हैं। ठीक है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता। भरुकी, कोसा मतलब एक तरीके का, ये सब दिया, बड़ी दिया बोल लो यार, और क्या। ठीक है, तो ब्लैक पॉटरी के लिए आपका निजामाबाद फेमस है। क्या है? निजामाबाद जो है ना ये ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है। तो 12th का ऑप्शन नंबर बी निजामाबाद जो है ये आपके ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है। और ब्लू पॉटरी के लिए आपका फेमस है भाई आपका यहाँ का जयपुर, राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है ना, ये ब्लू पॉटरी के लिए फेमस है। और निजामाबाद मेरे ख्याल से आजमगढ़ में आता है, ब्लैक पॉटरी के लिए वो फेमस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान IICT कहाँ स्थित है? भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान जो है IICT ये कहाँ स्थित है? तो कालीन कहाँ बनते हैं ज़्यादातर? तो ज़्यादातर कालीन कहाँ बनते हैं आपके? तो वो बनते हैं भदोही में। तो भाई अगर कालीन से रिलेटेड कोई प्रौद्योगिकी संस्थान बन रहा है तो उसका पहला स्थान तो भदोही ही आएगा ना। तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान IICT ये भदोही में स्थित है। इग्नोर मत करो, सवाल को बहुत अच्छा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आ गया क्वेश्चन नंबर ये
चाकू उद्योग के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? रामपुरिया चाकू, समझ सुने हो कि नहीं नाम रामपुरिया चाकू? बहुत अजीब तरीके का होता है रामपुरिया चाकू, बहुत तेज होता है। रामपुरिया चाकू जो है ना, मतलब रामपुर जो है ये चाकू उद्योग के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध शहर है। अलीगढ़ ताला वाला है, समझ गए, अलीगढ़ ताला वाला है। मुरादाबाद ये पता नहीं किस, मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से है, ठीक है। लेकिन ये जो रामपुरिया चाकू है भाई, ये आज तक फेमस है, समझ गए, रामपुरिया चाकू। ओके, आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र किस जिले में है? एकमात्र परमाणु ऊर्जा जो केंद्र है ना पूरे उत्तर प्रदेश का, वो जिला बुलंदशहर में है। नाम ही बुलंद है और काम भी बुलंद है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ये कहाँ पे है? बुलंदशहर में। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी बुलंदशहर बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे, थोड़ा सा संस्कृति, उत्सव, लोक कला, ये सब आएगा। लो आ गया, लठमार होली कहाँ प्रसिद्ध है? बताओ इसका आंसर। लठमार होली भाई गजब होली है ये लठमार होली, बताओ ये कहाँ प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गोकुल, बी बरसाना और नंदगांव, सी वृंदावन, डी है मथुरा। अब जिनको नहीं पता, बरसाना जो है ना ये राधा जी के पिताजी का नाम था बरसाना, ठीक है। अब उनके नाम पे मतलब जगह वगैरह बस गई है। ये नंदगांव कृष्ण भगवान के पिताजी का नाम है। तो ये जो लठमार होली है ना ये यहीं चलती है, बरसाना और नंदगांव में। कहाँ पे? बरसाना मतलब ब्रज क्षेत्र में चलती है लठमार होली। होली पे लठ मारते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है, मतलब होता है वो थोड़ा सा ये लाठी वाठी लेकर के वो होली मनाते हैं, मतलब अच्छे रूप से, वो प्यार वाली होली होती है, समझ गए। लठमार होली नाम दिया गया है उस होली को, ठीक है। बरसाना और नंदगांव में प्रसिद्ध है लठमार होली। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्वेश्चन क्या कहता है कि देवा शरीफ दरगाह किस जिले में स्थित है? देवा शरीफ जो दरगाह है, नाम से ही पता चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम दोनों जाते होंगे, देवा शरीफ दरगाह है, ठीक है। तो देवा शरीफ दरगाह जो है ये किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है फतेहपुर, बी बाराबंकी, सी लखनऊ, डी मेरठ। बताओ कमेंट करो 17 का आंसर कि देवा शरीफ दरगाह किस जिले में स्थित है। तो देवा शरीफ दरगाह भाई आपके बाराबंकी में है, ठीक है। कहाँ पे? बाराबंकी में, बाराबंकी में है देवा शरीफ दरगाह। अच्छे से याद कर लेना, बाराबंकी देवा शरीफ दरगाह, बाराबंकी देवा शरीफ दरगाह। ओके, आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। लो आ गया ये तगड़ा सवाल। आल्हा उदल की कथाएं किस क्षेत्र से जुड़ी हैं? भाई ये आल्हा उदल इतने वीर थे कि महाराज पृथ्वीराज चौहान को भी हरा दिए थे, समझ गए। आमेर के राजा, आमेर बोल रहा हूँ, अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली के शासक भी थे, उनको भी इन लोगों ने हराया। ये आल्हा उदल दोनों भाई थे। तो आल्हा उदल की जो गाथाएं हैं ना ये हमारे बुंदेलखंड से संबंधित है। कहाँ से? बुंदेलखंड से, बुंदेलखंड से संबंधित है आल्हा उदल की वीरता। और पहले इन लोगों के ऊपर आल्हा भी बनता था, मतलब आल्हा जो, वैसे भी आल्हा का जो गायन है ना वो यहीं बुंदेलखंड में ज़्यादा चलता है। तो ये आल्हा उदल के ऊपर वीरता पे बिरहा वगैरह बनता था, अभी भी बनता है, लेकिन ये इनकी जो प्रमुख कथाएं हैं वो बुंदेलखंड की हैं। ओके, याद रखना ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कब बनाया गया? पहली तो हिंदी हो गई, उत्तर प्रदेश को, ये उर्दू को उत्तर प्रदेश का द्वितीय राजकीय भाषा कब बनाया गया है? इसका आंसर मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट करो। 1989, 1988, 1991, 1947। कमेंट कीजिए और बताइए कि उर्दू को उत्तर प्रदेश का द्वितीय भाषा कब बनाया गया। तो वो बनाया गया 1989 में, 89 में, ठीक है। 89 में, कब? 89, 1989। जिनको हिंदी नहीं आती उनके लिए, हिंदी तो सबको आती होगी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनको बता दूँ कि 1989, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना ये चीज़। और वैसे भी 59, 69, 79 में कन्फ्यूज रहते हैं लोग हमेशा से, इन खास करके जिनको हिंदी गिनती नहीं आती उनको यही पूछ लो, अक्की बक्की गुल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? ये सवाल ध्यान से देख लेना। महापरिनिर्वाण, ठीक है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन है बोध गया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी, डी श्रावस्ती। लुम्बिनी में तो जन्म हुआ था उनका, ठीक है। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा इन्होंने अपने उपदेश वगैरह दिए हैं। और इनको जो महापरिनिर्वाण है ना ये कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपका कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में, बोध गया में नहीं, कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण इनको कहाँ प्राप्त हुआ है? कुशीनगर में। 20 का ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध को यहीं पे कुशीनगर में प्राप्त हुआ है, भगवान बुद्ध, ठीक है। इनको माना जाता है कि भगवान विष्णु के नवे रूप हैं। ये जो भगवान बुद्ध हैं इनको भगवान विष्णु का नवा रूप माना जाता है। और 10वां रूप होगा कल की अवतार, उसी का मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हो सकता है 26 में दुनिया खत्म हो तो कल की अवतार हो जाए और पूरी दुनिया खत्म हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 अब आएगा, थोड़ा सा करंट अफेयर और आधुनिक यूपी के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि भारत का सबसे पहला निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे कौन सा है? भारत का सबसे लंबा निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे कौन सा है? ओके, कमेंट करो कि सबसे लंबा निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे कौन सा है। ऑप्शन है पूर्वांचल, बी गंगा, सी बुंदेलखंड, डी यमुना। तो सबसे लंबा निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे जो है ना पूरे भारत की बात हो रही है, सिर्फ यूपी की नहीं, तो वो है भाई आपकी गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये भारत का पहला निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये क्या कहता है कि जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद यूपी में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद बोल रहे हैं, मतलब जब वो काम फाइनल हो गया जेवर एयरपोर्ट का, तो यूपी में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। कमेंट करो 3, 4, 5, 6 में से कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद। यूपी में सिर्फ बात हो रही है, तो वो होंगे भाई आपके लगभग 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 कितने होंगे, लगभग 5। लगभग क्या पूरे 5, इसमें भी लगभग रहेगा क्या, आशंका थोड़ी रहेगी इसमें, 5 रहेंगे 5। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद यूपी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। 5 उंगलियां निकाल लो, इतने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे यूपी में जेवर बनने के बाद। जेवर हवाई अड्डा है, गले वाला जेवर नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि किस जिले को टेराकोटा कला को जीआई टैग मिला है। किस जिले की टेराकोटा कला। टेराकोटा कला जो है ये कपड़े पे होती है। ठीक है, टेराकोटा कपड़े पे होती है, रुमाल वगैरह पे होती है, दीवारों पे भी होती है, बहुत जगह होती है टेराकोटा कला, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, सजावट है एक तरीके का। तो किस जिले की टेराकोटा कला को जीआई टैग मिला है। ये जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट टैग है और ये टेराकोटा कला को मिला है। और ये किस जिले की टेराकोटा कला को मिला है भाई, गोरखपुर के। भाई मेरे गोरखपुर के मिला है, मेरे आपके सबके गोरखपुर का है। योगी जी का गोरखपुर सबसे पहले, मेरा आपका होने से पहले योगी जी का गोरखपुर है टेराकोटा। गोरखपुर योगी जी के नाम से ही फेमस है भाई, समझ गए, इतना गोरखपुर में योगी जी का दबदबा है। गोरखनाथ मंदिर, गोरखनाथ बाबा के नाम से तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन अभी जो जीवित आत्मा है योगी जी, उनके नाम से फेमस है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 नंबर सवाल क्या कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूँ, तो ये मत सोचना योगी जी की तरफ या अखिलेश जी की तरफ मेरा कोई झुकाव है, किसी की तरफ नहीं। मेरा झुकाव सिर्फ सवाल की तरफ है और अपने लाइक सब्सक्राइब शेयर की तरफ है, आपके सिलेक्शन की तरफ है। अब मेरा ध्यान यहाँ पे है सिर्फ। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ है भाई वाराणसी में, और इनकी शादी जो हुई थी वो झांसी के राजा से हुई थी, समझ गए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ है, वाराणसी में, और इनका देहांत जो हुआ ना वो ग्वालियर में हुआ, ग्वालियर साइड इनका देहांत हुआ है। मतलब वहाँ पे लड़ते लड़ते ये अंग्रेज़ों के खिलाफ थी, तो शायद ग्वालियर, शायद मैं अभी कंफर्म नहीं बोल सकता, मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार। बट ये अभी यहाँ पे जन्म का आप लोग ध्यान से देख लो कि वाराणसी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, वाराणसी में जन्म हुआ है, अच्छे से याद कर लेना ये चीज़। और झांसी के राजा से इनकी शादी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, आप लोग मुझे बताना कि रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हुआ है, शहीद कहाँ पे हुई हैं वो अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते। सिराजे हिंद किस शहर को कहा जाता था, तो सिराजे हिंद जो है ये जिला जौनपुर को कहा जाता था। ठीक है, जिला जौनपुर को, जौनपुर की रियासतें बहुत बड़ी बड़ी थी उस टाइम पे, मुगलों के टाइम पे जौनपुर में बहुत बगावत हुए हैं मुगलों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ जौनपुर से। तो सिराजे हिंद जो है ना ये जौनपुर को ही कहा जाता था। इस सवाल पे लगा लो आप लोग स्टार, क्या लगा लो, स्टार, बहुत बड़ा वाला स्टार लगा लो। जौनपुर को सिराजे हिंद बोला जाता था। अभी क्रिकेटर हैं एक मोहम्मद सिराज। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, वो जौनपुर के नहीं है, गलतफहमी दूर कर लेना, हैदराबाद के हैं। ठीक है, राम मंदिर अयोध्या के मुख्य वास्तुकार कौन है। राम मंदिर अयोध्या के मुख्य वास्तुकार कौन है। ऑप्शन ए बिमल पटेल, बी चंद्रकांत सोमपुरा, सी एस सतीश गुजराल, और डी है अरुण योगी राज। बताओ राम मंदिर अयोध्या के प्रमुख वास्तुकार राम मंदिर के कौन हैं। तो जो प्रमुख वास्तुकार है ना वो है चंद्रकांत सोमपुरा जी जो हैं ये राम मंदिर अयोध्या के प्रमुख वास्तुकार हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर का, क्योंकि राम मंदिर से रिलेटेड 1-2 सवाल तो जरूर आएगा, समझ गए। तो पढ़ के जाना, इग्नोर मत करो। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। 15 अगस्त को तो मना नहीं सकते, 26 जनवरी को तो मना नहीं सकते, ये तो ऑलरेडी फिक्स है। 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता का दिन और 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस, तो ये तो हो नहीं सकता। 24 जनवरी और 1 नवंबर इनमें से कोई एक है, और मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट करो कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। और साथ में ये भी कमेंट करना कि क्या वाकई में 2026 में दुनिया ख़त्म है या मतलब पढ़ाने का तरीका मेरा आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई ये मनाया जाता है आपका उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। ये सवाल बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट है, 24 जनवरी को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बरेली, बी मथुरा, सी कानपुर, डी गोरखपुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है ये स्थित है भाई आपके मथुरा में। कहाँ पे, आपके मथुरा में, मेरे मथुरा में, कृष्ण भगवान की मथुरा में, सूरसेन नगरी मथुरा में, जो भी बोल लो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, मथुरा में। मेरे साथ साथ दोहराइए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, मथुरा में स्थित है। ठीक है, आते हैं 29 पे। बटेश्वर मेला किस जिले में लगता है। बटेश्वर मेला जो है यह किस जिले में लगता है। ऑप्शन है इटावा, बी मैनपुरी, सी आगरा, डी फिरोजाबाद। तो बटेश्वर मेला जो है ना दोस्तों ये आपका लगता है जिला आगरा में। कहाँ पे, जिला आगरा में
बटेश्वर मेला लगता है। समझ गए? ये सवाल काफ़ी अच्छा है, इसको इग्नोर मत करना। बटेश्वर मेला कहाँ लगेगा? आगरा में लगेगा। ये मेला, उत्सव और दरगाह वगैरह के सवाल, मंदिर वगैरह का सवाल ये आता है भाई, इग्नोर मत करना। बटेश्वर मेला मतलब आगरा। ओके, ताजमहल मतलब आगरा, आगरा फोर्ट मतलब आगरा। अब ये 30 नंबर सवाल आता है, आखिरी सवाल। वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी के किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं? ठीक है, वर्तमान रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, आपको पता है वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं? अगर पता नहीं है तो अब पता चल जाएगा कि वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। राजनाथ सिंह जी राफेल उड़ा के आए थे। ठीक है, यूपी के किस, अरे फ्रांस से राफेल उड़ा के आए थे यार, भारत में थोड़ी उड़ाएंगे, यहीं से दिल्ली में उड़ा के, घर से थोड़ी, घर के बाहर थोड़ी, मतलब ऑटो रिक्शा की तरह राफेल पार्क करके रखा है कि जब मर्जी तब उड़ा देंगे। वो आर्मी को दे दिया गया है। ठीक है, एक दिन के लिए उड़ाए थे। तो वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी के किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं? तो वो भाई सांसद हैं आपके लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। ठीक है, राजनाथ सिंह जी कहाँ से सांसद हैं? लखनऊ से, ये याद रखना। ओके, तो हो गए आपके 30 सवाल भाई पूरे मेरी तरफ से, तो आपकी तरफ से भी याद करके हो गए होंगे पूरे। मज़ा आया कि नहीं कमेंट करके बताना। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लाइक कर लेना और बता देना कि 30 में से कितना सही हुआ है। सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, नए लोग बिल्कुल से भी भूलना मत। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।